माशाल्लाह जी, कमाल की आवाज़ माशाल्लाह। और आपने जिस आसन अंदाज में ये कलाम पढ़ा, मनकबत पढ़ी और लुत्फ़ आ गया। और आज चूँकि रमज़ान मुबारक का आज का रोज़ा, थोड़ा सा गर्मी भी लग रही है सर, थोड़ा सा फील हो रहा है, लेकिन चूँकि आज हमारे साथ सोशल वर्कर, वो इंसानियत के ऐसे खादम मौजूद हैं हमारे साथ जो दिन रात कोशा हैं अपने इस खूबसूरत काम के हवाले से, ख़ासकर हीमोफीलिया के हवाले से। तो मैम रहीला साहब से आपसे पूछता हूँ, हीमोफीलिया में बहुत सारे फैक्टर्स हैं। मेरे ज़हन में था कि डिफरेंट फैक्टर्स आते हैं, स्टेप्स आते हैं, स्टेज आती हैं। थोड़ा फैक्टर्स के बारे में बताएं, फिर कुछ अपनी आगदशन के बारे में बताएं। तो सर फैक्टर्स की बात की जाए तो हीमोफीलिया पेशेंट जो है उनकी बॉडी के अंदर सिंगल वन एक फैक्टर की कमी होती है। हर इंसानी बॉडी के अंदर 13 फैक्टर पाए जाते हैं जो डिफरेंट काम सर अंजाम दे रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सारे अपना अपना काम कर रहे हैं। जो हीमोफीलिया का मरीज़ होता है उन 13 फैक्टर में से उनके जिस्म में से एक फैक्टर मिस होता है। इस वजह से अगर उनको कोई चोट लग जाती है, कट लग जाता है, तो उनसे जिस्म से निकलने वाला खून बंद नहीं होता। बेशक हम उस हिस्से पे अल्फी डाल दें, उनको बैंडेज कर दें, स्टिच लगा दें, जो मर्ज़ी कर लें, उस बच्चे का खून रुकना बंद नहीं होगा जब तक उसके जिस्म के अंदर जो मतलूबा फैक्टर जिसकी कमी है वो उसको इंजेक्ट ना किया जाए। जब फैक्टर की बात आती है तो फैक्टर जो है वो एक इंजेक्शन फार्म की सूरत में होता है जो बच्चे को वेन में इंजेक्ट किया जाता है। और फैक्टर लगने के साथ ही विदिन 5 to 10 मिनट्स में बच्चे का जितना भी खून निकल रहा होता है वो निकलना बंद हो जाता है। मंजमत हो जाएगा वहाँ पे या जम जाएगा, क्लाट बन जाएगा, क्योंकि क्लाटिंग फैक्टर इनकी बॉडी में बेसिकली नहीं होते ना, जो मिस होता है, जो ब्लड को क्लाट करता है। ये जो फैक्टर मतलूबा फैक्टर उस बच्चे की बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाता है तो उस बच्चे का ब्लड जो है रुकना बंद हो जाता है। जब बात फैक्टर की करते हैं तो फैक्टर जो है पाकिस्तान में कोई भी मेडिसिन कंपनी इसको बना नहीं रही, किसी मेडिकल स्टोर पे दस्तयाब नहीं कि जैसे कोई भी आम मेडिसिन है डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर अपने पेपर पर लिख देते हैं कि ये मेडिसिन आप ले लें, वो किसी भी फार्मेसी से हम लोग मेडिसिन जो है वो ले लेते हैं। पर जब इस फैक्टर की बात आती है तो वो किसी भी मेडिकल स्टोर पर दस्तयाब नहीं, ना ही किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ये मेडिसिन मौजूद है। दिया वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन सियालकोट में वाहद अदारा है जो हीमोफीलिया पेशेंट को ट्रीट कर रहा है, इनको इनकी बेसिक नीड प्रोवाइड कर रहा है। हमारे पास जब पेशेंट्स की बात की जाए तो पेशेंट सिर्फ सियालकोट से हमारे पास नहीं आ रहे, पेशेंट जो है डिफरेंट एरिया से हमारे पास आ रहे हैं। उसमें है नारोफाल है, जफरवाल है, शकरगढ़ है, मीरपुर है, गुजरात है, मंडी बहावलदीन है, भावलनगर तक से पेशेंट्स आ रहे हैं, गुजरांवाला से, डस्का से पेशेंट आ रहे हैं। अभी हमारे पास एक पेशेंट मौजूद भी है जो स्कर्दू से हैं बेसिकली, और वो पेशेंट यहाँ रजिस्टर है। आज से 2 साल पहले जब वो मेरे पास बच्चा आया था तो वो खून में लथपथ था, इतना उसका खून निकल रहा था कि उसकी ब्लीडिंग बिल्कुल बंद नहीं हो रही थी। और चिल्ड्रन हॉस्पिटल में वो बच्चा आया था और मुझे कॉल आई थी कि इस तरह बच्चा है और वो डायग्नोज हुआ है हीमोफीलिया का और उसकी हालत बहुत क्रिटिकल है। मैं खुद गई थी चिल्ड्रन हॉस्पिटल में, लाहौर में नहीं, सियालकोट में। हाँ जी, चिल्ड्रन सर्जिकल हॉस्पिटल है, डॉक्टर ताहिर महमूद भट्ट का, वो हमारे जो हैं इस अदारे के साथ अटैच भी हैं और इन पेशेंट्स को देख भी रहे हैं। उनकी मुझे कॉल आई थी तो मैं पेशेंट को यहाँ लेके आई थी अपने पास। मैंने बाकायदा यहाँ रजिस्टर किया इसको और तकरीबन 2 से 3 घंटे ये हमारे पास रहा था वो बच्चा। और उसकी जितनी भी ब्लीडिंग हो रही थी जो उसकी कंडीशन थी, उसे फैक्टर लगने के बाद उसकी कंडीशन बेहतर होगी। उसे मसलसल 1 वीक फैक्टर लगे और बच्चा जो है डेली बेस पे हमारे पास आ रहा था, उसको हम फैक्टर्स लगा रहे थे। ये तो सिर्फ एक बच्चे की कहानी है, हमारे पास सैकड़ों बच्चे हैं जो रजिस्टर्ड हैं, जो मैंने आपको बताया है कि वो डिफरेंट एरियाज से हमारे पास आ रहे हैं जिनको हम फैक्टर्स लगा रहे हैं। और सियालकोट में ये वाहद अदारा है और हम कोशिश कर रहे हैं कि अपनी सराउंडिंग में इस बीमारी के हवाले से ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस दी जाए क्योंकि लोगों को इस बारे में अवेयरनेस नहीं। अब 17 अप्रैल है, वर्ल्ड हीमोफीलिया डे है जो पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है और आज दिया वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का भी इस दिन को मनाने का मकसद ये है कि यंग यूथ के साथ साथ वो लोग जिनको इस बीमारी के बारे में आगाही नहीं, उसको ये आगाही दी जाए, क्योंकि बहुत से पेशेंट हैं जो डायग्नोज ही नहीं हो पाते कि बच्चे हीमोफीलिया के हैं। मेरे पास एक फ़ीमेल रजिस्टर हुई है जिसकी एज 34 ईयर है और वो कब डायग्नोज हुई, जब उसका सजेरियन हुआ, तब जाके वो डायग्नोज हुई कि उसको उसकी HB 3 पॉइंट कुछ थी या 4 पॉइंट कुछ थी। तो जब डॉक्टर्स ने डिफरेंट टेस्ट किए, नहीं उसकी ब्लीडिंग बंद नहीं हो रही, उसे मसलसल ब्लड लग रहा है, उसकी ब्लीडिंग बंद बिल्कुल नहीं हो रही, तब फिर उसका टेस्ट किया जाए, तब पता चला गया कि ये जो पेशेंट है ये हीमोफीलिया की है। इज इट पॉसिबल कि जो गायनेकोलॉजिस्ट स्पेशली कोई ऐसा टेस्ट वहाँ पे लिख दें कि ये भी ज़रूर करवा लें, तो ये कोई सर वो बिल्कुल टेस्ट होता है, जैसा कि डॉक्टर इलियास ने भी आपको पहले बताया है कि वो टेस्ट होता है, वो 13 से 14 हफ्ते के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान ही होता है।
अब ये है कि ये मरूसी बीमारी भी है जो वालिदैन से आगे बच्चों में मुंतकिल होती है, और ये जीन्स प्रॉब्लम की वजह से भी है। ज़रूरी नहीं कि ये जो है एक फैमिली से दूसरी फैमिली में ही जाए। कुछ फैमिलीज़ हैं उसमें ये बीमारी नहीं भी होती, जो मदर की तरफ से नहीं है, फादर की तरफ से भी, दोनों में वो बीमारी है नहीं, पर फिर भी उनका बच्चा जो है हीमोफीलिया के मर्ज में मुब्तला हो जाता है। तो ये मरूसी भी है, पर ये जीन्स प्रॉब्लम की वजह से भी आगे जो है मुंतकिल हो रही है। तो 17 अप्रैल वर्ल्ड हीमोफीलिया डे मनाने का मकसद यह है कि पूरी दुनिया में इस बीमारी के बारे में आगाही दी जाए, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान में जो इस बीमारी के बारे में बिल्कुल भी लोग नहीं जानते, लोगों को नहीं पता। जैसा कि सर ने भी आपको बताया था, डॉक्टर साहब ने भी, कि जब बच्चे के खतने करवाए जाते हैं तो बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनकी ब्लीडिंग रुकना बंद नहीं होती है। उसमें होता क्या है कि पेरेंट्स को इतनी अवेयरनेस नहीं होती, उनको नहीं पता होता कि इस बच्चे की क्यों ब्लीडिंग हो रही है। उनको लगता है कि शायद डॉक्टर की तरफ से कोई कमी ताहिर आई है जिसकी वजह से बच्चे का खून नहीं रुक रहा, वो बैंडेज वगैरह करवाएंगे, सारा कुछ करेंगे। होता क्या है, अगर वो बच्चा अच्छे डॉक्टर के पास, स्पेशलिस्ट के पास नहीं पहुंचा तो उसकी ब्लीडिंग ज़्यादा होने की वजह से या तो उसकी डेथ हो जाती है, या अगर वो किसी अच्छे हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास पहुंच भी जाता है, उसके टेस्ट भी हो जाते हैं और डायग्नोज भी हो जाता है कि वो हीमोफीलिया का पेशेंट है, तो उसको जो उसका मतलूबा फैक्टर है वही नहीं मिलेगा। बिल्कुल, ये लाहौर में भी अभी वाक़या रिसेंटली पिछले 15 दिन पहले वो पेश आया कि वो जब उसको ऑपरेट किया गया तो वो चूँकि अताई डॉक्टर थे मोहल्ले में, होते उसे करवा लेते थे रूटीन में, लेकिन दैट वाज क्योंकि मुझे हीमोफीलिया बीमारी का डायग्नोज ही नहीं हुआ था। उसके बाद जब वो बच्चा एक्सपायर हो गया, फिर सबने कहा नहीं ये तो वहाँ भी हो सकता है। तो नाज़रीन, ये चीज़ें समझ आ चुकी। 17 अप्रैल है और रमज़ान का महीना है। ये याद रखें कि आपके कुर्बो जवार में, हल्का अहबाब में, रिश्तेदारों में कहीं भी कोई ऐसा पेशेंट, ऐसा मरीज, वो बच्चा हो, बड़ा हो, वो खातून हो, तो आप लोग फौरी तौर पर जो कम्पिटेंट अथॉरिटी हैं, ऐसे लोग हैं जो मेडिकल पे काम कर रहे हैं और वाकई वो स्पेशलिस्ट हैं, तो उनके पास उनको ज़रूर लेके जाएँ, चूँकि इसका इलाज मुमकिन है। इससे पहले कि देर हो जाए, हमें चाहिए कि दिया वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जैसे इदारों के साथ रब्ता किया जाए, और जो शहर सियालकोट के राउंड अबाउट में जो सिटीज़ हैं या रूरल एरियाज़ भी हैं, तो वहाँ पे ये कोशिश, जैसे आज हम ये प्रोग्राम करने जा रहे हैं, हम एजुकेट करने जा रहे हैं कि कम से कम आप लोगों को पता तो होना चाहिए कि अल्लाह ना करे कोई ऐसा मिसहैप हो जाए आपकी फैमिली में, अजीज़ दोस्तों कहीं भी, तो जहाँ ब्लड का इशू, ब्लड नहीं रुक रहा, तो ये बहुत सारी बल्कि 90% ये अलामात जो हैं वो हीमोफीलिया की होंगी। तो अब हमारे साथ मौजूद हैं फिजियोथेरापिस्ट हैं, हमारी मेडिकल डॉक्टर माहीन साहबा। तो डॉक्टर साहब, पहले तो ये बताइएगा, आपको वेलकम कहते हैं अगेन, तो आप इस अदारे के साथ कब से काम कर रही हैं? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर माहीन है और मैं फ़िज़ियोथेरेपिस्ट हूँ। मुझे इस अदारे के साथ काम करते हुए तकरीबन 1 साल हो गया, और मैं जब से काम कर रही हूँ मैंने बहुत से हीमोफीलिया के पेशेंट्स जो हैं यहाँ पे देखे हैं, और मेरा पर्पज़ इस अदारे के साथ काम करने का मेनली यही है कि जो पेशेंट्स हीमोफीलिया के आते हैं, ठीक है, उनको फैक्टर्स सबसे फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट तो है, लेकिन उनके लिए वर्जिश जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो बेसिकली उसके लिए मैं इस इदारे के साथ काम करूँ कि मैं पेशेंट्स को एक्सरसाइजेज गाइड करती हूँ जो कि ट्रीटमेंटल एक्सरसाइजेज होती हैं। राइट। तो ये क्या वजह है डॉक्टर साहब कि हीमोफीलिया जो मरीजों के लिए फिजियोथेरेपी है, ये क्यों ज़रूरी है? वाई? फिजियोथेरेपी इसलिए ज़रूरी है कि जो हीमोफीलिया के पेशेंट्स जो भी आते हैं बच्चे, ये बेसिकली इनको इंटरनल ब्लीडिंग जॉइंट्स में हो जाती है। एक तो हो गया कि बच्चे गिर गए, उनको चोट लग गई, वो हमें एक्सटर्नली एक चीज़ सामने नज़र आ जाती है, लेकिन जो इंटरनल ब्लीडिंग है उसकी वजह से इनके जॉइंट्स, जो मेजर जॉइंट्स हैं जैसे कि नी जॉइंट है, हिप जॉइंट है, एंकल जॉइंट हैं, इसके अलावा एल्बो जॉइंट, जो कि ये ऐसे जॉइंट्स हैं ये जो मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड जॉइंट्स हैं, तो उनकी जब उनमें इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है तो उसमें स्वेलिंग हो जाती है, उसके अलावा पेशेंट को बहुत सवेयर पेन जो है वो फेस करनी पड़ती है। तो आप बता रही हैं, ये तो निशानियाँ, तो यूरिक एसिड के पेशेंट उसके पैरल वो भी इस तरह की उनकी पेन हो रही होती है, स्वेलिंग होती है। लेकिन यूरिक एसिड में और हीमोफीलिया के पेशेंट, जाहिर सी बात है, जब आपको पता है कि उसमें इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है तो जॉइंट स्वेल जब करेगा तो हीटअप भी हो गया होगा, और वो इतना हीटअप हो गया होगा कि वो आपको रेडनेस भी प्रोमिनेंटली नज़र आएगी, तो आपको पता चल जाएगा कि ये बेसिकली हीमोफीलिया जो किड है उस आप ऑब्वियसली वो डायग्नोज होकर ही आपके पास आता है, तो इस वजह से आपको पता होता है कि ये इसको आपने क्या गाइड करना है। तो जब जॉइंट स्वेल हो जाते हैं उसके अलावा उनको पेन फेस करनी पड़ती है, इसके अलावा वो अपनी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं। जब वो मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं तो हमें उनकी मोबिलिटी जो है वो हमें सबसे पहले जो है उसको एक एक्टिव डेली लाइफस्टाइल को मेंटेन रखना होता है, जिसके लिए फिजियोथेरेपिस्ट का इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। नहीं, आपकी तो जॉब ऐसी है कि ये एक तो एक्सरसाइज का इशू आ जाता है। अब अगर हीमोफीलिया के पेशेंट की बात करें, वो किड है, बड़ा है, जिसको भी ये है, अल्लाह ना करे किसी को हो चुकी है, बड़ी क्रिटिकल से ये हमारी डिजीज़ है, एग्जैक्टली। तो कौन कौन सी सजेस्ट करते हैं आप ये एक्सरसाइज स्पेशली?
सबसे पहले तो यह है कि अगर पेशेंट आया है और अभी उसको इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है तो पहले तो हमारी कोशिश ये होती है हम उसकी पेन को मैनेज करें, क्योंकि जब तक उसकी पेन नहीं मैनेज होगी पेशेंट अपनी मूवमेंट कंफर्टेबली नहीं परफॉर्म कर सकता, वो अपनी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर लेता है। तो हम अपनी जो फिजियोथेरेपी की या मोडेलिटीज़ हम उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे भी ज़्यादा हम पेशेंट को आइसिंग गाइड करते हैं कि आप उससे उनकी एक तो ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होती है जॉइंट की, और इसके अलावा स्वेलिंग रिड्यूस करती है, आइसिंग पेन को भी रिलीफ देती है। तो इसके साथ साथ हम उनको स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज, स्ट्रेंथनिंग की एक्सरसाइजेज की तरफ फिर टाइमली हम उनको लेकर चलते हैं, लेकिन ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है और फिर हर पेशेंट के अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट चलता है। बिल्कुल ठीक है। जैसे आप फरमा रही हैं कि ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, तो जैसा कि जो हीमोफीलिया के जो मरीजों के जोड़ खराब होने का अंदेशा होता है स्पेशली, बिल्कुल, तो ऐसी सूरत में क्या उन्हें एहतियाती जो तदाबीर अख्तियार करनी चाहिए? सबसे पहले तो यह है कि अगर किसी पेशेंट को क्योंकि एक तो ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो कम उम्र में जो आते हैं उनको खेलने कूदने का शौक़ होता है, हम उनको इन चीज़ों से रोक नहीं सकते, लेकिन हम पेरेंट्स को अवेयर करते हैं कि आप इनकी कम से कम ऐसे जैसे वेट उठाना एक्स्ट्रा या कोई ऐसी चीज़ें कि स्टेयर क्लाइंबिंग एक्स्ट्रा करना या जंपिंग करना, ये ऐसी चीज़ें, ऐसी मूवमेंट्स हम उनको जो कि उनके लिए मज़ीद इंटरनल ब्लीडिंग का बायस बन सकती हैं, तकलीफ़ का बायस बन सकती हैं, हम उनको गाइड करते हैं कि आपने ये मूवमेंट्स को रिस्ट्रिक्ट करना है और किस तरह से जॉइंट को मोबाइल रखना है, ये सब चीज़ें हम फिर गाइड करते हैं। ग्रेट। नाज़रीन, ये देखिए बड़ा क्रिटिकल इशू है। अगर आप समझते हैं कि ऐसे पेशेंट हैं, स्पेशली बच्चे हैं, तो फौरी तौर पर, मैं बार बार कहता हूँ और आज भी कह रहा हूँ, क्योंकि आज 17 अप्रैल है और इस पर ये हीमोफीलिया डे पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है, तो पाकिस्तान के जो वसाइल बड़े महदूद होते हैं, जिस तरह ये दिया फंक्शन है, इनकी बड़े महदूद वसाइल है और ये एक कंटिन्यूसली प्रोसेस है कि आपने ट्रीटमेंट करवाना है, उन लोगों को देखना है। जैसा इनके पास कर्नू से भी पेशेंट है, तो पेशेंट डायग्नोज होता है तो उनके लिए स्पेशली ट्रीटमेंट ऐसी जगह चाहिए जहाँ पे प्रॉपर उसका इलाज हो सके। तो या डॉक्टर भाई मौजूद हैं, फिजियोथेरेपिस्ट है, तो एटलीस्ट फौरी तौर पे रब्ता करें और जो अगर यहाँ करीब है पूरे पाकिस्तान में तो दिया वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए सूदमंद साबित होगा। ये खूबसूरत रहा। तो डॉक्टर साहब थैंक यू। अभी आपसे और भी बहुत मज़ीद आपसे पूछते हैं। तो हमारे साथ चूँकि डॉक्टर मौजूद हैं, तो मैं चाहूँगा डॉक्टर साहब से वेलकम दोबारा करेंगे। डॉक्टर यंग डॉक्टर है और अच्छी बात है कि एनर्जेटिक टीम पूरी ऑर्गेनाइजेशन को लेकर चल रही है। डॉक्टर साहब, हीमोफीलिया जो मरीजों को जो सोसाइटी में किन मसाइल का सामना करना पड़ता है? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हीमोफीलिया के पेशेंट्स, क्योंकि मैं हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ तो एज अ मेडिकल स्पेशलिस्ट मेरे पास काफ़ी केसेस आते हैं इस तरह के, और सबसे मोस्ट कॉमनली जो आते हैं केसेस वो यही हैं, जॉइंट स्वेलिंग सबसे पहले आते हैं और इंटरनल ब्लीड हो गया होता है उन्हें। तो उस वजह से अक्सर पेशेंट्स को इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं होती कि उनको ये इशू है क्या। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स यही लेते हैं कि हमें शायद कोई चोट लग गई है उस वजह से इस तरह है, लेकिन बेसिकली वो इंटरनल ब्लीड कर गया होता है। तो उसके लिए कुछ स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं जो हम परफॉर्म करवाते हैं, खून के ज़रिए ही वो टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं, जिसमें APTT और PT टेस्ट होते हैं। इसके अलावा भी कुछ टेस्ट हैं जिससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि पेशेंट का ब्लड है जो बहुत पतला है या फिर फैक्टर की इसमें कमी है। तो उसको फिर हम हमारे सियालकोट में जो टीम है वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जो है दिया है वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, इनसे हम रब्ता करते हैं और वो फिर पेशेंट हम उधर रेफ़र करते हैं, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से फिर आगे मैनेज किया जाता है। वहाँ पे फैक्टर्स उसको मिलते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। तो इसी तरह ये पेशेंट मैनेज किया जाता है फिर वहाँ पे, और मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स फिर हमारे पास दोबारा आते भी हैं और फीडबैक भी देते हैं हमें ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। हॉस्पिटल में अगर तो अक्सर होता है पेशेंट को पता नहीं होता कि उसको ये प्रॉब्लम है, लेकिन आप जिस तरह क्वेश्चन कर रहे हैं कि अगर तो पेशेंट को खुद पता है और वो हमारे पास आया तो उस वक्त हम सबसे पहले उनको बैंडेज करते हैं, मसलन बांध देते हैं, कंप्रेशन देते हैं उस जगह को, और उसके बाद अगर तो अवेलेबल हो तो आइसिंग भी करते हैं। उस जगह को, उस जॉइंट को एलिवेट कर देते हैं। मसलन फॉर एग्जांपल अगर नी जॉइंट की स्वेलिंग है, उसको पेन हो रही है, उसको हम एलिवेट करते हैं, ये भी ब्लीडिंग रोकने में मदद देता है। और कुछ इंजेक्शन होते हैं इस तरह के जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स के तौर पे ही काम करते हैं, लेकिन हीमोफीलिया में वो ऐसा सच इतना काम नहीं करते। किसी नॉर्मल पेशेंट में हो तो वो इंजेक्शन फौरी तौर पे ब्लड क्लॉट करवा देते हैं, लेकिन हीमोफीलिया के पेशेंट्स में वो इंजेक्शन लगाने का भी कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता। तो हम वो इंजेक्शन लगाते ज़रूर हैं, लेकिन क्योंकि ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता तो हम एज़ सून एज़ पॉसिबल रब्ता करके टीम से तो फिर हम ऑर्गेनाइजेशन में भेज देते हैं, उन्हें रेफ़र कर देते हैं।
बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, आप तो माशाल्लाह बाहर भी देख रहे होते हैं, व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन दिया वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ट्रीटमेंट एंड अदर हॉस्पिटल? इस सबसे ज़रूरी बात जो है एक मेन के जो फैक्टर्स हैं ये अवेलेबल इतने लाइक कॉमनली अवेलेबल नहीं है, और सबसे बड़ी बात कॉस्टली भी हैं। तो दिया ऑर्गेनाइजेशन में फ्री ऑफ कॉस्ट उनको मिल रहे हैं, और ये भी डिपेंड करता है कि फैक्टर्स कितनी क्वांटिटी में चाहिए। अगर तो स्वेलिंग कम है, ब्लीडिंग कम है, तो फैक्टर्स कम क्वांटिटी में भी चल जाते हैं। लेकिन काफ़ी पेशेंट्स इस तरह के होते हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा ह्यूज क्वांटिटी में फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होते हैं, और पेशेंट को फुली फैसिलिटेट किया जाता है उसके लिए। तो बाकी अगर आप हॉस्पिटल्स की बात करें तो किसी भी हॉस्पिटल में, फॉर एग्जांपल मैं जिस हॉस्पिटल में हूँ वहाँ पे, या फिर दूसरे किसी भी मेडिकल प्राइवेट है या कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, कहीं पे भी किसी फार्मेसी में ये फैक्टर्स अवेलेबल नहीं है। तो ये बहुत बड़ा एक मसला फेस करते हैं हीमोफीलिया के पेशेंट्स। ग्रेट सर। तो लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि ये हीमोफीलिया जो है ये पूरी ज़िंदगी इंसान के साथ ऐसे चलता है, या आप समझते हैं कि एक शख्स जो है उसके बाद जैसे हम रिलैप्स कहते हैं हम अपनी लैंग्वेज में, कि दोबारा आ जाता है ऐसा, तो कौन सी ऐसी आप समझते हैं कि ये बिल्कुल सही ज़िंदगी और सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकता है? नहीं, सेहतमंद ज़िंदगी बेशक गुजार सकते हैं। का कुछ एहतियात होती है, ज़ाहिर है पूरी लाइफ के लिए उनको करनी पड़ती है। लेकिन अगर आप ये कहें कि ये बिल्कुल ठीक हो सकते हैं सारी लाइफ के लिए, कोई मसला ना होने, तो ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, ज़रूर उनको फैक्टर्स की सारी ज़िंदगी की ज़रूरत पड़ सकती है, किसी भी वक्त पड़ सकती है, और अपनी नॉर्मल लाइफ गुजार सकते हैं। बस कुछ एहतियात होती हैं, स्पोर्ट्स वगैरह से इन बच्चों को थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ती है कि कहीं को चोट ना लगे, कोई इंजरी ना हो। और बाकी सच कोई इसमें ऐसा नहीं है कि बच्चे कोई नॉर्मल लाइफ नहीं गुजार सकते हैं। हाँ जी, फैक्टर्स की अवेलेबिलिटी बहुत ज़रूरी है इनके लिए, और वो थ्रू आउट द लाइफ इनके लिए ज़रूरी है। कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है इनके लिए कि जो उनको कोई मेडिसिन, कोई इंजेक्शन लग जाए जिससे ये बच्चे फुली ट्रीटेबल हों, ये बीमारी ट्रीटेबल हो, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि जिस तरह पहले मैम रहीला बता चुकी हैं कि ये जीन्स की एक डिज़ीज़ है, तो म्यूटेटेड जीन होते हैं, क्रोमोसोमल डिजीज़ है बेसिकली। तो इसको एज सच कोई ट्रीटमेंट इसका अभी तक अवेलेबल नहीं है, और सिंपल यही है कि फैक्टर्स जो हैं वो इनको लगाए जाएं। जब भी प्रॉब्लम हो, फैक्टर्स की अवेलेबिलिटी बहुत ज़रूरी है इसके लिए।